हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस विच इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो वायरस क्या है? वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन विच इज़ एबल टू यूटिलाइज द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि वायरस में क्या होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन होगा और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूटिलाइज करता है द सिंथेटिक मशीनरी। जो भी मशीनरी है वो किसका होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये किसी लिविंग होस्ट को यूज़ करता है। ठीक है, और अगर ये होस्ट में नहीं है, मतलब ये अगर होस्ट के बाहर प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, सो वायरस टर्म दिया था पेस्टर ने। ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्म वायरस इज़ गिवन बाय पेस्टर। और यहाँ पे एक बिजरिंक साइंटिस्ट हैं, बिजरिंक, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कॉन्टेजियम विवियम और फ्लूडियम। कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम किसको बोला था? वायरस को। कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम का मतलब है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है और इस टर्म को किसने दिया था। ओके, देन जेनर ने डिस्कवर्ड किया था वैक्सीनेशन फॉर द स्मॉल पॉक्स। ये इन लोगों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो जेनर ने वैक्सीनेशन दिया था किसका? स्मॉल पॉक्स का। पेस्टर ने नाम दिया था वायरस और इन्होंने एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, ये याद हो जाएगा अगर आप बार बार पढ़ोगे, एक पेपर में लिख के रख लो, उसको बार बार रिवाइज करो तो याद हो जाता है, इतना भी टफ नहीं है। इवानोव्स्की ने दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस दिया था, क्या मतलब? डिस्कवर किया था। और टोबैको मोज़ेक वायरस से सबसे पहले डिस्कवर किया गया। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी किसने की, तो इवानोव्स्की। और टर्म वायरस किसने दिया? तो पेस्टर। देन स्टेनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किया था टीएमवी को। बॉर्डन एंड पीरी ने न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर बताया था कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोप्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है। एंडर्स ने फर्स्ट टाइम कल्चर्ड किया था पोलियो वायरस को इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्या है कि वायरस का कैरेक्टर क्या है? वायरस इनर्ट होता है आउटसाइड द होस्ट सेल, और इनर्ट होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? वीरियन। तो अगर ये आउटसाइड द बॉडी है तो हम कहेंगे उसको वीरियन, और अगर इनसाइड द बॉडी है तो हम क्या कहेंगे? इसको वायरस। ठीक है, तो वीरियन और वायरस अलग चीज़ नहीं है। वायरस इस स्ट्रक्चर को तब कहोगे जब वो होस्ट के अंदर है, और वीरियन इसी स्ट्रक्चर को कहेंगे जब वो होस्ट के बाहर है। होस्ट के बाहर क्या होता है? इनर्ट। इनर्ट मतलब एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है जो जिसमें कोई भी तरह के रिएक्शंस नहीं चलते हैं। ठीक है, तो बायोसिंथेटिक मशीनरीज में क्या होती है? एब्सेंट होती है। नो ग्रोथ, नो डिवीजन अगर ये आउटसाइड द सेल है तो। इट नीड वेक्टर फॉर ट्रांसफ़र। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज का, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है? वो वैसा वायरस है जिसे ज़रूरत होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया उसका क्या है? होस्ट। और बैक्टीरिया ही एक वेक्टर की तरह भी काम करता है नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। क्लियर है? तो वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है, मतलब ट्रांसफ़र के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। साइज़ इसका 10 नैनोमीटर होता है इन द फुट एंड माउथ वायरस, एंड 300 से 17.5 नैनोमीटर होता है टीएमवी का। आपको इसका याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट आप इसका याद रखोगे क्योंकि टीएमवी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चंस है, इसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है टीएमवी का, क्यूबॉइडल होता है पोलियोमाइलिटिस वायरस का, और बाइनल होता है T2 बैक्टीरियोफेज का। इसका और इसका याद रख लो। क्यूबॉइडल आपको याद ही रहेगा, पोलियो क्यूब
क्यूबॉइडल है तो ये पोलियोमाइटिस में होगा। 3 आपको याद रखना है, हेलिकल, टीएमबी, क्यूबॉइडल, पोलियोमाइटिस, और बाइनियल होता है T2 बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि वो जो वायरस डीएनए के बने होते हैं, मतलब जिन वायरस में न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए है उसे कहा जाता है डीऑक्सी वायरस। और जनरली जो एनिमल वायरस हैं वो डीएनए ही कैरी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, सारा एनिमल वायरस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कॉलीफ्लावर को इन्फेक्ट करता है, और ये प्लांट वायरस है, वेयरएज बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। तो डीऑक्सी वायरस एनिमल्स में होते हैं, और डीऑक्सी वायरस एनिमल वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, और एक प्लांट वायरस है जिसको कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे तरह का राइबो वायरसेस वो वायरस होंगे जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा या न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, आरएनए। डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत आता है, डीएनए भले ना पूछे, आरएनए वायरस पूछता है। सार्स, डेंगू, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई, इबोला वायरस। ओके, तो आपको 4 याद रखना है, सार्स, डेंगू, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, और इबोला वायरस क्या है, राइबो वायरस है। फिर प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। प्लांट वायरस आपको सारे नाम याद रख लेने हैं, पोटैटो मोज़ेक वायरस, टीएमवी, बनाना, बंची टॉप वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। एनिमल वायरस में तो बहुत सारा ऑप्शन है, पोलियोमाइलिटिस, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि कौन सा वायरल डिजीज़ है, ऐसा नहीं पूछेगा कि ये वायरस एनिमल वायरस है कि प्लांट वायरस, पूछेगा एग्ज़ाम में कि कौन सा वायरल डिजीज़ है, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। तो अब मलेरिया, तो मलेरियल तो वायरल डिजीज़ नहीं होता है ना, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब याद रखना है कि ये सब वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये भी पूछेगा कि ये कौन सा वायरल डिजीज़ है, जैसे बंची टॉप वायरस है तो एग्ज़ाम में दे देता है बंची टॉप डिजीज़, ठीक है, बंची टॉप डिजीज़ दे देता है। तो आपको इसको इसलिए याद रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा वायरस है, ओके, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा वायरल डिजीज़ है, और फिर इन सब का नाम दे दिया जाएगा। फिर फैजिनेई ग्रुप है वायरसेस का जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं। उन सारे जो एनिमल और प्लांट को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उन सबको इसमें फैजिनेई ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा आता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि T2, T4 और लैम्डा और बैक्टीरियोफेज। अगर आप कह रहे हो बैक्टीरियोफेज तो इसका मतलब होगा T2, T4, लैम्डा। साइनोफेज जो होते हैं वो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, LPP1, SM1, N1, ठीक है, एकदम रट लेना है। फाइकोफंजाई जो होते हैं और फाइकोफंजाई भी एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, और साइनोफंजाई जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको इन्फेक्ट करते हैं। माइकोफेज जो हैं वो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, फाइकोफेज जो हैं वो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ पे, ओके। फिर जाइमोफेजेस आ जाते हैं। कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंपोनेंट क्या होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन बोला गया है, तो इसमें एक न्यूक्लियोइड होता है और एक कैप्सिड होता है। न्यूक्लियोइड आइदर आरएनए या डीएनए का बना होगा, और कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है एज अ क्रोमोसोम, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कितना क्रोमोसोम होता है उतना क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है। वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कुड भी आरएनए और कुड भी डीएनए। और ये प्रोटीन पार्ट इन्फेक्टिव पार्ट नहीं है, ये जो न्यूक्लियोइड पार्ट है आरएनए या जो डीएनए है वही क्या होता है, इन्फेक्टिव पार्ट होता है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि विच इज़ द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियोइड, और अगर नहीं दिया है तो आरएनए या डीएनए।
देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन कौन से वायरस में होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो याद कर लो याद कर लो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस प्रेजेंट होता है T2 T4 बैक्टीरियोफेज में। याद रखो कि बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, दो डीएनए होगा, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक, कॉलियोफेज, लैम्डा, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, पोलियोमा, SM40, हेपेटाइटिस बी। ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस प्रेजेंट होता है कॉलियोफेज MS2 में। यहाँ पे कॉलियोफेज लैम्डा में क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड, वेयर एज कॉलियोफेज MS2 में प्रेजेंट है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। इससे तो याद रहेगा कि MS है तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा। देन कॉलियोफेज FD, कॉलियोफेज फिर 174 वायरस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इन सब में क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है रियो वायरस में और ट्यूमर वायरस में, दो ही है इसका, ठीक है। और दोनों में ये लीनियर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर आरएनए नहीं होता। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में प्रेजेंट होगा, रियो वायरस, ट्यूमर वायरस और लीनियर में होगा। देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भाई याद रख लो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है राइबो वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV में, टोबैको नेक्रोसिस वायरस में, पोटैटो मोज़ेक वायरस में, बीन मोज़ेक में, HTLV3, HIV और एड्स। तो जितने भी एनिमल डिजीज़ हैं सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और यहाँ पे हर्पिस, पोलियोमा, पॉक्स, हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसको तो एक तरफ याद कर लो और इसको एक तरफ याद कर लो, बाकी एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता है तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका याद कर लो कि इसमें होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। फिर बात करते हैं कैप्सिड की। तो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है जो कि कवर करता है न्यूक्लियोइड पार्ट को, और इसके कैप्सिड के सब यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमर कहते हैं। और TMV में एक कैप्सिड में, सॉरी TMV के कैप्सिड में 2130 मतलब 2130 कैप्सोमर्स होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये वाला कि TMV के कैप्सिड में कितने कैप्सोमर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है 2130, 2130 ऐसे करके याद रख लो, या 2130 अपने हिसाब से याद रख लो। फिर इन्वेलप सबका एक इन्वेलप होगा, इट इज़ मेम्ब्रेनस कवरिंग अकर इन सम वायरसेस, सब में नहीं होता है। और इन्वेलप के सब यूनिट को हम पेप्लोमेर कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो वायरस का इन्वेलप होता है उसका सब यूनिट को क्या कहा जाता है, तो उसका सब यूनिट को पेप्लोमेर कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ एंजाइम्स में कुछ वायरस में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो लाइजोजाइम होते हैं, ठीक है। लाइजोजाइम क्या करता है, किसी भी सरफेस को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये कब रिलीज़ होगा, जब वायरस होस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो वो लाइजोजाइम सिक्रीट करेगा ताकि वायरस होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर दे और उसके अंदर घुस जाए, ठीक है। इतना समझ में आया। इस एरिया से आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चारों, इसको रट लेना है एकदम से, ये पॉइंट याद कर लेना है, ये पॉइंट याद कर लेना है गाइस। तो स्ट्रक्चर में इतना ही है, बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगी। लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर पूछा जाता है बहुत बार, वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेते हैं प्रोफेसर्स। लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वायरस के, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नहीं बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है। और सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है। देन एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, भले ये ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर है बट मल्टीप्लाई तो करता है ना। फिर प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन, हम लोग HIV का और कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि सार्स का भी बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहा था, जो सार्स वायरस है उसका बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहा था, वैक्सीन्स काम करना बंद कर दे रहे थे। मतलब म्यूटेशन एक लिविंग कैरेक्टर है, म्यूटेशन मतलब चेंज होना, और चेंज होना क्या है, लिविंग कैरेक्टर है। फिर प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन एंड बायोटिन, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैज़ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, अगर वैक्सीन तैयार हो रहा है और हम उसका एंटीबॉडी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके पास एंटीजन है तभी हम एंटीबॉडी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी केवल लिविंग में ही होता है, ठीक है। देन इनफेक्टिव एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट स्पेसिफिसिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टर है कि अगर बैक्टीरियोफेज है तो वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा। इसे कहते हैं हम होस्ट स्पेसिफिसिटी, और ये एक इम्पॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टर है। इट इज़ गेट किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग या यूवी एक्सरे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है ये कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जेनेटिक मटेरियल है, मल्टीप्लाई कर सकता है और म्यूटेशन होता है, और इसमें होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ओके, देन नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है। जब हम लोग लिविंग चैप्टर पढ़ रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, तो उसमें हमने कहा था कि सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट ही एक ऐसा मटेरियल है जो कि लिविंग कंपोनेंट है, जहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट ही एब्सेंट होता है यहाँ पे। देन एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, मतलब इनर्ट फेज में चला जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। देन इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, ऑब्वियसली अगर ये किसी होस्ट में नहीं है तो ये ज़िंदा नहीं है, मतलब तब हम इसे नॉन लिविंग ही कहेंगे। रेस्पायरेशन नहीं होता है, एल्गी से लेके बैक्टीरिया से लेके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, बल्कि यहाँ पे नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न, और अगर ये इनर्ट स्टेज में है, मतलब अगर ये होस्ट सेल के बाहर है, तो खुद से ग्रोथ और डिवीज़न नहीं कर सकता। तो ये हो गए वायरस के लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज। आप देख सकते हो इट हैज़ हेड एंड टेल, so the whole body is divided into head and tail. Head has capsid and there is a collar, sheath, base plate and long tail fiber. Inside the head there will be the nucleic acid, whether it is DNA or RNA, और ये जो head आपको hexagonal दिख रहा है वो capsid है, and the capsid is made up of protein, और जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोटीन से ही बनी है। गाइज लास्ट 2 स्मॉल टॉपिक्स बचे हैं इससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनेरा डिस्कस करेंगे, देन फर्दर अदर किंगडम भी डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। आज हम लोग अभी ये वाला लास्ट 2 टॉपिक है वायरॉइड और प्रायोन्स, इसको पढ़ लेते हैं। वायरॉइड क्या है? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल विच वर डिस्कवर्ड बाय डाइनर। चलो, डाइनर सामने से डिस्कवर्ड किया था 1971 में, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये एक आरएनए पार्टिकल है। कोई एक आरएनए पार्टिकल था जो कि इन्फेक्शन फैला रहा था, तो उसे हमने क्या कह दिया, वायरॉइड कह दिया। इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है, और वायरॉइड का जो कैरेक्टर है ना, वो कोई भी सेल में कोई भी आरएनए है और वो वायरॉइड का कैरेक्टर ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूसरी दुनिया में पाया जाएगा या ज़मीन पे ऐसे फैला हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये लिविंग बॉडी के अंदर ही होते हैं वायरॉइड्स, जो कि आरएनए का पार्टिकल होता है। सपोज़ करो कि ये एक आरएनए का पार्टिकल है और ये नॉर्मल आरएनए था, लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि अब ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा तो हम इसको, यहाँ पे हम आरएनए कह रहे थे, अब हम इसको क्या कहेंगे, वायरॉइड कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता। मॉलिक्यूलर कोट इज़ लो, मॉलिक्यूलर कोट इसका लो होता है। मॉलिक्यूलर कोट क्या मतलब होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, लो, मतलब साइज स्मॉल होता है। नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, नॉट हैज़ इनिशिएशन कोडोन, मतलब ये एमआरएनए की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन AUG एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये बाद में प्रोटीन भी नहीं बनाएगा, बस ये आरएनए इन्फेक्शन की तरह इन्फेक्शन फैलाएगा। कैसे?
ये हम लोग कभी और जब हायर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे कि ये कहीं डीएनए में इंसर्ट हो जाता है या किसी एमआरएनए में इंसर्ट हो जाता है और फिर क्या करता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा। इस तरह से ये क्या होता है, रेप्लिकेट करते जाता है और अपना नंबर बढ़ाते जाता है। आरएनए जो हम लोग पढ़ रहे हैं वायरॉइड के बारे में, वायरॉइड से कोई भी एनिमल डिजीज़ नहीं देखा गया है। वायरॉइड केवल प्लांट को अफेक्ट करता है और इसका एक डिजीज़ होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस से नहीं होता है, किससे होता है, वायरॉइड से होता है। समझ में आ गया। ये याद रखना है कि वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था, डाइनर ने। डी है ना लास्ट में, तो डी से याद करो डाइनर। ठीक है, वायरॉइड और डाइनर याद हो जाएगा। प्रायन डिस्कवर किया था प्रोजीनर ने। भाई ये तो याद करना बहुत ईजी है, पीआर से प्रायन और पीआर से प्रोजीनर। ठीक है, ये सब से ना केवल यही पूछा जाता है कि डिस्कवर कौन किया था या एक दो एग्जाम्पल और कुछ नहीं। प्रायंस डिस्कवर किया था प्रोजीनर ने। हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसका दवा बना पाना बहुत मुश्किल है। ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे आरएनए डीएनए कुछ नहीं है, बस एक प्रोटीन पार्टिकल है जिसके पास कुछ ग्लूकोज के सब यूनिट है। It is formed due to mutation in gene PRNP। PRNP जीन में जब म्यूटेशन होता है तो क्या बनता है, प्रायन बनता है। प्रायन क्या है, इन्फेक्टिव प्रोटीन पार्टिकल, ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल अगर स्पेसिफिकली कहो तो। इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू चेंज नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रायन स्टेट। नॉर्मल प्रोटीन है, सपोज करो ये नॉर्मल प्रोटीन है और प्रायन आया और इसको भी प्रायन में कन्वर्ट कर दिया। सब समझो, एक प्रोटीन को एक प्रायन ने कन्वर्ट किया दूसरे प्रायन में, फिर अब दो प्रायन क्या करेंगे, दूसरे प्रोटीन को प्रायन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से ये प्रोटीन प्रायन में कन्वर्ट होते जाता है और जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, वो डैमेज होते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इट ब्रिंग डिजेनरेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। और ज़्यादातर ये कहाँ एक्ट करता है, नर्वस टिश्यू में। और इसका एग्जांपल है स्क्रेपी ऑफ शिप, मैड काउ डिजीज़ एंड क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़। ठीक है, इससे अल्जाइमर भी होता है, बट अल्जाइमर के लिए बहुत सारे जो कॉजेज़ हैं वो देखे गए हैं, बट ये तीनों जो डिजीज़ है ना उसका करता धरता ये प्रायंस ही है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ से आपको बस इनके साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने डिस्कवर किया। प्रायंस के लिए ये 3 डिजीज़ हैं, ये नाम याद रख लेना है। और वायरॉइड्स के लिए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो चैप्टर यहाँ ख़त्म नहीं होता है, चैप्टर है बहुत लेंदी। छोटे छोटे वीडियोस करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आप इसको एज ए रिवीजन भी ले सकते हो, बस आप सुन सकते हो अगर आप पहले से पढ़ चुके हो चैप्टर को तो। और बस अगर लेक्चर में कहीं पे भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।